बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। मेरे अक़ब में आप जो इमारत देख रहे हैं ये वज़ीर आला हाउस है खैबर पख्तूनख्वा का। और आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सूबे की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, और हमारे साथ बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब महमूद जान बाबर साहब। महमूद जान बाबर मुख्तलिफ़ इदारों के साथ वाबस्ता रहे हैं, आज भी मुख्तलिफ़ इदारों के साथ काम करते हैं और रोज़नामा मैदान में कॉलम भी लिखते हैं। और महमूद जान बाबर साहब की ख़ासियत यह है कि ये सियासत पर भी गहरी नज़र रखते हैं, जो अफ़ग़ानिस्तान की सूरत हाल है उससे भी अच्छी तरह वाक़फ़ियत रखते हैं, और जो हमारा पाक अफ़ग़ान सरहदी इलाका है इसकी सारी सूरत हाल से भी ख़ुद को आगाह रखते हैं। हम खड़े हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हाउस में। महमूद जान बाबर साहब, कितनी हुकूमतें आईं, कितने वज़रा आला आए यहाँ पे, हाल ही में जो ये 4 साला दौर इख्तिताम पजीर होने वाला है तहरीक इंसाफ का, अब से चंद घंटों बाद ही हो सकता है कि कुछ फ़ैसला, और जब हमारे नाज़रीन ये वीडियो देख रहे हों तो हो सकता है कोई बड़ा फ़ैसला सामने आ चुका हो। एक तो पहले अगर हम इन 4 सालों के हवाले से बात करें कि खैबर पख्तूनख्वा पर ये 4 साल कैसे गुजरे। देखिए, एक बात तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैं ख़ुद भी रोज़नामा मैदान से मेरा ताल्लुक़ है। जी। मैं रोज़नामा मैदान में भी कालम लिखता हूँ, और बाहर पूरा पाकिस्तान जो है वो जब मेरा कालम पढ़ता है तो रोज़नामा मैदान की वजह से पढ़ता है। तो ये भी मेरी एक शनाख्त है। आपकी मेहरबानी, आपने बाकी बातें बताई। जहाँ तक इन 4 सालों की बात है तो मैं इन 4 सालों को ज़रा पहले से मुख्तलिफ देखता हूँ। जब हुकूमतें ख़त्म होती हैं उससे चंद महीने पहले कोई एक्टिविटी शुरू होती है और लोग कोशिश करते हैं कि हम कोई ऐसी कारकर्दगी करें कि जब इलेक्शन में जाएं तो लोगों को ये बताएं कि हमने देखें ये काम कर लिए हैं। लेकिन मैं इन 4 सालों के इस इख्तिताम पे मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। परेशान इसलिए हूँ कि ये जो हुकूमत है इसमें हिलजुल कोई नज़र आ नहीं रही। उसकी वजह यह है कि इन्होंने ज़्यादातर अपने आप को एक चीज़ के लिए बिल्कुल उस पर इन्हिसार किया हुआ है, और वो ये है कि इमरान खान साहब ही कुछ ऐसा करेंगे कि हमें आइंदा इलेक्शन में वोट मिलेगा। वो कोई ऐसा स्टंट करेंगे, वो कोई ऐसी सियासी हिकमत अमली करेंगे, वो कुछ भी ऐसा कुछ करेंगे जिसकी वजह से लोग एक बार फिर हमें वोट देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये, इससे पहले जो हुकूमतें आती थीं तो उसके जब उनके जाने का वक्त होता था वो उसके लिए बाज़ाब्ता तैयारी करती थीं, और उसमें हम देखते थे। अभी आपने आज यहाँ पे एक फ़ंक्शन हमने अटेंड किया, उस फंक्शन में आपको हुकूमत की हिलजुल इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आई। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक सिचुएशन जब यहाँ बनती थी इससे पहले जितनी भी हुकूमतों की बनी थी तो वो हमने देखा था कि जब हालात ख़राब होते थे हुकूमत वहाँ पे भी प्रेजेंस अपनी दिखाती थी, ऐसे फंक्शंस होते थे वहाँ भी होती थी। मार्केट में कोई आटे की फ्लक्चुएशन होती थी, पेट्रोल का कोई मसला होता था तो आपको हुकूमत कहीं ना कहीं नज़र आ रही होती थी। लेकिन ये जो 1 साल है ना, जब से इमरान खान साहब ने एक बयानिया बनाने की कोशिश की है ना कि जो कुछ करेंगे बस वही करेंगे, नीचे का जो अमला है, जो उसके लोग हैं, जो उसकी हुकूमत है, वो खुद पे कुछ उन्होंने रिलाई नहीं किया। इन 4 सालों में आप देखें इस खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के ऊपर भी होल्ड था इमरान खान साहब का, और इस हुकूमत पे भी था। अच्छा। और यहाँ की सरकार पे भी था। अच्छा, सरकार पे भी अपने लोगों के जरिए मरकज से था। ठीक। और जहाँ पे भी वो होते हैं वो यहाँ की सरकार को भी हैंडल करते हैं। लोगों को ये पता है कि ये सब कुछ इमरान खान साहब कर रहे हैं, और इन्होंने किसी को इतना इख्तियार नहीं दिया कि वो कोई ऐसे फैसले करें जिसमें हमें इमरान खान साहब से अलग कुछ नज़र आए। तो वो ये चाहते हैं कि पूरा का पूरा इख्तियार भी उनके पास हो। देखें, यहाँ पे महमूद खान साहब और पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब, इनके बारे में ये बात भी मशहूर थी ना, अगर आपको याद हो हुकूमत ख़त्म होने के इस वक्त में मैं आपके साथ ये भी बात करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब कमज़ोर वज़ीर आला रखना चाहते होते थे। उसकी वजह ये होती थी कि उनको ये पता होता था कि अगर मैं कोई फ़ैसला करूँ वो मेरे सामने खड़ा ना हो। परवेज़ खटक इससे पहले था, परवेज़ खटक फैसलों के वक्त खड़ा हो जाता था। वो कहता नहीं खान साहब ये इस सूबे के लिए ठीक नहीं है, ये गलत है, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। और फिर उन्होंने किया भी। कुछ ऐसे मामलात आए भी कि परवेज़ खटक को हमने देखा कि उसने जब अपने आप को बतौर वज़ीर आला असर्ट किया, उस वक़्त फिर हमें पता चला कि इस खैबर पख्तूनख्वा के मफाद को भी ज़्यादा देखा गया। लेकिन इन 4 सालों में देखें, जब इमरान खान साहब मरकज़ में हुकूमत थी उनकी, तो जब इस सूबे का जो हक होता था कोई यहाँ का बंदा उनके सामने बात नहीं कर सकता था कि इस सूबे का हक दे दें। अभी वज़ीर आला साहब ने यहाँ पे तकरीब में एक बात की कि वो वफाक हमें हमारा हक नहीं दे रहा। मैं इस बात का गवाह हूँ
کہ عمران خان صاحب کے سامنے اس صوبے کی حق کی بات کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا. اچھا. کوئی وزیر وہ بات نہیں کر سکتا تھا. میں نے خود یہاں کے وزیر خزانہ کو ایک بار انٹرویو کیا. میں نے کہا آپ عمران خان صاحب سے اس صوبے کا یہ بجلی کا خالص منافع کیوں نہیں مانگتے؟ اس نے کہا خان صاحب اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں. وہ دیتے تو تھے نا, اس دور میں ملتا تو تھا نا. سب سے زیادہ میں نے جو دیکھا تھا, ایک بار اسحاق ڈار صاحب میاں نواز شریف کے وزیر خزانہ تھے, انہوں نے خود یہاں کے وزیر خزانہ پرویز خٹک صاحب کے وزیر خزانہ مظفر سید کو بلایا تھا. اچھا. اور وہاں پہ سب سے بڑی قسطیں دی تھیں. انہوں نے 25 ارب روپے کی قسط دی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے ادائیگیوں کا سلسلہ, یہ کہتے ہیں کہ وفاق ہمیں پیسے نہیں دیتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے سب سے زیادہ کمپرومائز کیا عمران خان کی مرکز کی حکومت کے دوران. کیا کمپرومائز کیا؟ ان کے سامنے اس صوبے کا حق انہوں نے نہیں لیا. اب وہ تھوڑے تھوڑے انہوں نے بعد میں دیے. یہ واحد عمران خان صاحب تھے جو اس صوبے میں حکومت بھی کر رہے تھے اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے تھے اس کے حق کے لیے میں پنجاب پہ نیا ٹیکس تو نہیں لگا سکتا. اب میں آپ کے لیے وہاں پہ ٹیکس لگا دوں, آپ کے لیے میں پیسے وہاں سے جمع کروں. وہ پنجاب کو خیبر پختونخوا کے مقابلے میں ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے, جس کی وجہ سے یہ جو اتنا زیادہ بڑا برڈن بنا ہے اس کی وجہ یہ ہے. ورنہ یہ جو ابھی کی موجودہ حکومت ہے وفاق کی, یہ تو 7-8 مہینے اس کو ہوئے ہیں نا. ان کے کتنے پیسے رکے ہوئے ہوں گے؟ عمران خان صاحب کے دور میں جائیں حساب نکالیں, یہ جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں اس کے لیے کتنے پیسے ملے ہیں؟ کچھ نہیں ملا بھائی. یہ سیاسی بیان ہیں, یہ میاں شہباز شریف پہ ڈالیں گے, مولانا فضل الرحمان کے خلاف بیان دیں گے, آصف علی زرداری کے خلاف بیان دیں گے, وہ ان کے خلاف بیان دیں گے. لیکن اصل میں جو بات ہے وہ اس گھر کا جو استعمال ہونا تھا اور اس گھر کے بہتر استعمال کے ذریعے اس صوبے کے حقوق لے کے آنے تھے, وہ نہیں ہوا. اچھا بابر صاحب, آپ نے عثمان بزدار صاحب کی بات کی اور محمود خان صاحب کی بات کی. تو عمران خان صاحب آپ کے مطابق چاہتے تھے کہ کمزور وزرائے اعلیٰ ہوں. کیا عثمان بزدار صاحب کی طرح محمود خان صاحب بھی کمزور وزیر اعلیٰ ثابت ہوئے؟ دیکھیں, کمزور اس لحاظ سے تھے کہ وہ عمران خان کے سامنے بات نہیں کرتے تھے. اچھا. وہ پولیٹیکلی سامنے نہیں آئے. وہ ایڈمنسٹریٹو لیول پہ انہوں نے اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ کے طور پہ رکھا, لیکن وہ سیاسی وزیر اعلیٰ کے طور پہ سامنے نہیں آئے. اچھا. یہاں پہ پرویز خٹک ہوا کرتا تھا, اس سے پہلے جتنے بھی وزرائے اعلیٰ یہاں پہ گزرے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پولیٹیکلی بھی اسرٹ کیا تھا. انہوں نے اپنی ایسی باتیں کی تھی کہ وہ بتایا تھے ہم وزیر اعلیٰ ہیں. یہاں پہ سردار مہتاب جب شہر میں چلتا تھا تو پتہ چلتا تھا وزیر اعلیٰ باہر نکلا ہے. یہاں پہ اچھا دونوں میڈیا شائع بھی رہے. ہاں بہت میڈیا شائع ہے نا, میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ عثمان بزدار تو بات بھی نہیں کر سکتا. محمود خان تو چلیں بہت اچھا تھا, بات تو کر سکتا تھا لیکن بات کرتا نہیں تھا. اچھا. وہ تو اس پہ بھی بچ جائے گا نا, اس بیچارے کو بات کرنی بھی نہیں آتی تھی, یا چلو اس کا ایکسپوجر نہیں تھا. یہ تو وزیر بھی رہا تھا, اس کو تو یہاں کے حقوق کا بھی پتہ تھا, سب کچھ کا پتہ تھا. یہ جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے چند گھنٹوں میں, آپ کی اطلاعات کیا ہیں کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے لوگ خوش ہیں اندر سے, یہ جو اسمبلی تحلیل ہونے جا رہی ہے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس میں وہ لوگ خوش ہیں جن کو 100% پتہ ہے کہ مجھے دوبارہ ٹکٹ ملے گا اور ہم یہ جیتیں گے. اچھا. ان لوگوں کو کوئی خوشی نہیں ہو رہی جن کو یہ پتہ ہے کہ ان کو دوبارہ ٹکٹ نہیں ملے گا. اس بار ایک بار پھر عمران خان صاحب ہلکے تبدیل بھی کریں گے, لوگوں کو بھی وہ وہی والے ٹکٹ نہیں ملیں گے, اور کچھ لوگوں کی کارکردگیوں کو دیکھ کے بھی اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یہاں پہ میرے ذاتی خیال یہ ہے کہ مور دین 50% لوگ ایسے ہیں جو میرے خیال میں خوش نہیں ہیں. ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ جو کچھ چل رہا ہے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ تو ان کو مل رہا ہے اور یہ بھی بند ہو جائے گا. اور اگر الیکشن ہوتا ہے پنجاب میں خیبر پختونخوا کے اندر تو پھر پی ڈی ایم میں جو شامل جماعتیں ہیں یا حکمران اتحاد میں وفاقی سطح پر, ان کی کیا پوزیشن آپ کو لگ رہی ہے, اور پھر تحریک انصاف کی اپنی کیا پوزیشن ہے؟ لیکن تحریک انصاف میں اندر یہ ہوگا کہ تحریک انصاف کے لوگ بھی جو ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں. اچھا. ان کو یہ پتہ ہے کہ ابھی اگر پارٹی کے خلاف کچھ ہوا یا ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ کے خلاف کسی حلقے میں کھڑے بھی ہوئے تو شاید وہ بھی نہیں ملے گا جو مل رہا ہوگا. پی ڈی ایم کا مسئلہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا عمران خان کے مقابلے میں کوئی بیانیہ نہیں ہے, ان کی طرف سے کوئی بات نہیں آ رہی. ان کے پاس ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کو وہ اچھالیں اور وہ عمران خان کی طرح اپنے لیے ٹیمپو بنیں. ہاں اگر میاں نواز شریف واپس آتے ہیں اور آصف علی زرداری ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں پہ نکلتے ہیں, لیکن مولانا صاحب اس صورت میں یہاں پہ نکلیں گے جب انہیں احساس ہو جائے گا کہ یہ صوبہ انہیں دیا جا رہا ہے اتحاد کی طرف سے بھی اور باقی بھی. اگر ایسا کچھ ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کو یہ پتہ چلتا ہے تو پھر وہ یہاں پہ اپنا اختیار اور جو اپنے لوگ ہیں ان کو استعمال کریں گے. پی ڈی ایم میں یہاں پہ میرے خیال میں جان ہے مولانا فضل الرحمان صاحب میں, وہ اور این پی اگر مل کے کچھ کریں یا مولانا صاحب بھی کچھ کریں
तो और कुछ जगहों पे मुस्लिम लीग नून को भी मिला है। मुस्लिम लीग नून का कोई पॉकेट मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा। हज़ारा या मालाकंड वो अगर हो ना वहाँ पे हो, वो भी तहरीक इंसाफ ने उनसे मेरे ख्याल में ज़्यादा उनको वहाँ पे वो पहुँचाई है, नुकसान पहुँचाए हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो मामला है ये यहाँ पे इतना आसान तहरीक इंसाफ के लिए 2018 जैसा नहीं होगा। अच्छा, जो इनको 2/3 अक्सरियत मिली है, मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान होगा। अब देखें ज़िलों में आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे जमीयत उलमा इस्लाम के मेयर नज़र आ रहे हैं। गवर्नर जो है वो यहाँ बैठा हुआ है, और इस गवर्नर ने जो इस गवर्नर हाउस में बैठा हुआ है, जिसने आज DSP साहब का जनाजा भी पढ़ा है और वज़ीर आला साहब ने नहीं पढ़ा, उस गवर्नर ने ये साबित किया है कि वो कम वोटों से बड़ा इलेक्शन जीत सकता है। अच्छा, तो ये जो लोग होंगे, NP की कहीं पे प्रेजेंस है, कहीं पे और लोग हैं, वो डिस्ट्रिक्ट की जो गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पे भी फ़र्क इनको पड़ेगा। 2018 में ये सूरत हाल नहीं थी। सही। 2018 में इनके लिए माहौल बेहतर और फेडरल में गवर्नमेंट भी फेडरल गवर्नमेंट भी थी, और फिर चीफ इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खुल के खड़ी थी, हुकूमतों को लिटा रही थी, मार रही थी, सब कुछ हो रहा था। ठीक है, अभी दहशतगर्दी ने सर उठाया है, उसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को एक पैगाम दिया गया है, लेकिन मेरे ख्याल में ये 2013 जैसे हालात नहीं है कि ANP के हर जलसे को उड़ाया जा रहा था। ये पीपल्स पार्टी पे हमले हो रहे थे, MQM पे भी हमले हो रहे थे, लेकिन इस बार जो है मेरे ख्याल में ये सूरत हाल जो है इनके ख़िलाफ़ भी जा सकती है। 2/3 अक्सरियत इनके पास थी, ये शर्म व शर्मी इस असम्बली को ख़त्म कर रहे हैं, वरना मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी अक्सरियत के साथ ये दोबारा आ सकेंगे। अच्छा, यहाँ पर मुख्तलिफ जैसे मैंने कहा कि वज़राए आला गुज़रे हैं, हुकूमतें गुज़री हैं। एक दौर था जब रोज़ाना या हर दूसरे दिन यहाँ पे धमाका होता था। बशीर बिलोर साहब नज़र आते थे स्पॉट के ऊपर जनाज़ों में, मियां इफ्तिखार हुसैन साहब नज़र आते थे, इसी तरह बाकी वज़रा नज़र आते थे। इस तहरीक इंसाफ के दौर में हमने ये चीज़ नहीं देखी। जनाज़ों में हमारे जो हुक्मरान थे हैं, बल्कि अभी तो थे हो जाएंगे, तो उन्होंने शिरकत नहीं की। जैसे आपने DSP के जनाजे का जिक्र किया, यहाँ से इस वज़ीर आला हाउस से पुलिस लाइन कितने फासले पर है? 1.5 किलोमीटर का है, और फिर गवर्नर हाउस यहाँ से दूर पड़ता है मेरा ख्याल है। नहीं, गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस एक जितना है, लेकिन गवर्नर ने उसमें शिरकत करके ये पैगाम दिया कि ये जो इस वक्त जंग चल रही है वो इसको ऑन करते हैं, वो इसकी सरपरस्ती भी करेंगे, उसको अपने सियासी सरपरस्ती भी देंगे। ये तहरीक इंसाफ दरअसल इस बयानी के पीछे भी छुप रही है कि ये जो जंग हो रही है ये हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, इसको तो हम इसलिए इसके ज़्यादा करीब नहीं जाएंगे। लेकिन इन्होंने एक काम ये भी किया है कि पुलिस के सर पे हाथ ना रख के पुलिस के मोरल को भी डाउन करने की कोशिश की है। पुलिस को उस वक्त लड़ने में ज़्यादा दिलचस्पी होती है जब उसे पता होता है कि पॉलिटिकली हमें सपोर्ट मिल रही है, मरकज़ से भी हमें सपोर्ट है, सूबे से भी हमें सपोर्ट है। जहाँ जहाँ भी ऑपरेशन होता था, वफाकी मिनिस्टर वहाँ उसके साथ बैठा होता था, DG ASPR बैठा होता था, तो सूबे की हुकूमत भी खड़ी होती थी। सवात का ऑपरेशन आपको याद है, यहीं से बैठ के हमने कवर किया था। जब तक पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होती कोई सिपाही नहीं लड़ सकता। जब खान पीछे, आप देखें खान है ही नहीं, खान सिगार लगा के बैठे हुए, खान कुछ मज़े कर रहा है, खान कुछ और कर रहा है, तो आप कहते हैं कि जी वो मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ। तो ये जो एक पैगाम है ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इसको पॉलिटिकली अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है। आज भी ट्विटर पे अगर आप इन हमलों के बारे में कुछ लिखते हैं, ऊपर से तहरीक इंसाफ वाला कोई ऐसी बात लिख देगा जिससे ये पता चलता है कि ये तो हमारे ही खिलाफ हो रहा है, तो हम क्यों इसके खिलाफ खड़े हों। मतलब इस मामले को भी सियासी बना दिया गया। बहुत शुक्रिया महमूद जान बाबर साहब। नाज़रीन, हमने वज़ीर आला हाउस पेशावर के अंदर खड़े होकर आप तक हालात व वाक़यात जो ताज़ा तरीन हैं वो पहुँचाए और महमूद जान बाबर साहब की राय आप तक पहुँचाई। उम्मीद है कि आने वाले दिन जो हैं इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए, कौम के लिए अच्छे साबित होंगे, साज़गार साबित होंगे। बहुत शुक्रिया।